दिल से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। और आप मेरे साथ जोर से बोलिए जय हिंद, जय हिंद, और जोर से जय हिंद। धन्यवाद। मोदी सरकार 11 महीने की सरकार पर सीधा हमला सोनिया गांधी का, किसान खेत मजदूर का जिक्र करते हुए, और इन सब के साथ इस बात का अंदेशा कि आने वाले वक्त में कांग्रेस किस दिशा में कैसे संघर्ष करेगी। और इसका मतलब बहुत साफ है, कल से संसद शुरू हो रही है और संसद में क्या होगा इसका नजारा रामलीला मैदान से लकीर खींच दी गई है। लेकिन इन सब के बीच इससे पहले प्रधान मिनिस्टर मोदी ने भी लकीर खींची। सब पर चर्चा होगी। शुरुआत कर रहे हैं उमथानवी साहब। 2 भाषण, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। लेकिन पहली बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी के तेवर और राहुल गांधी का सीधा हमला देश की नींव को कमजोर कर रहे हैं मोदी, और उस पर मकान को चमका रहे हैं और सीढ़ियों से चढ़कर दिखाएंगे दुनिया को, यह है मेक इन इंडिया। देखिए, राहुल गांधी का भाषण अच्छा था। मेरा ये मानना यह है कि अब ये छुट्टी पे जाने का असर था या उन्होंने जो है इसको अर्जित किया है। इस बीच में उन्होंने जो भाषण दिया उस भाषण में तैयारी झलकती थी और जोश जो है, मतलब देखिए राजनीति है। सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस के वक्त में भी भूमि अधिग्रहण हुआ है, कांग्रेस के वक्त में भी हजारों हजार किसानों ने आत्महत्या की है। लेकिन राजनीति यही है कि मौका पड़ता है तो आप वार करते हैं। मौका जो है वो नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है, क्योंकि उन्होंने कॉरपोरेट की मदद के लिए, इसमें कोई शक नहीं है, उसका फ़ायदा किसानों को नहीं होगा, व्यापारियों को होगा, और एक मौका दिया है। इसलिए संसद साथ नहीं है, लोग साथ नहीं है, कांग्रेस इसका लाभ उठा रही है राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए भी। और राहुल गांधी की प्रतिभा जो है, राहुल गांधी आज जिस तरह से बोले, मेरा मानना यह है कि उन्होंने अच्छा बोला। दूसरी बात, मनमोहन सिंह जो हैं, मेरे ख्याल में मैंने पहली दफ़ा उनको एक्सटेम्पोर बोलते हुए सुना है। ये भी सभा की उपलब्धि माननी चाहिए। उन्होंने संदेश एक तरह से ये दिया है कि हमें आपने हरवा दिया, सत्ता से बाहर कर दिया, लेकिन हम मैदान से बाहर नहीं गए हैं और आपके लिए हैं। मेरे ख्याल में एक संदेश जो है पुरजोर आज इस सभा से खासकर राहुल गांधी ने दिया है। शशिशेखर जी, राहुल गांधी सीधे तौर पर प्राइम मिनिस्टर पर हमला उस वक्त से करने लगे जब चुनाव में उद्योगपति से कर्जा लेकर आप चुनाव में उतरे। ये संकेत क्या है? आज उन्होंने भाषा की एक नई इबारत गढ़ी। इससे पहले लोग बोलते थे, बीजेपी रिएक्ट कर रही है, बीजेपी के क्या प्रतिक्रिया, जरा इसे सुन लिया जाए। जी शशिशेखर जी। तो आज उन्होंने भाषा की एक नई इबारत गढ़ी। इससे पहले वो थोड़ी अलग सी भाषा बोलते थे। मैंने उनको इस बार हकलाते हुए, हड़बड़ाते हुए नहीं देखा, बड़े स्थिर थे। और उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा, कर्ज लेकर आए हैं। किसान जानता है यदि कोई कर्ज लेता है तो उसको लौटाना पड़ता है। सच है या झूठ मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने एक सीमा रेखा खींच दी। और आज राहुल के भाषण में और सोनिया गांधी के भाषण में मैंने वो उग्रता देखी कि अब सिर्फ मोदी और मोदी और मोदी। वो जानते हैं कि भाजपा बिना मोदी के कुछ नहीं है, और इस समय यदि सबसे बड़े आदमी को निशाना बनाया जाए तो अपना कद ऑटोमेटिकली बढ़ता है। तो वो किसी खंडहार पर, ध्वंसावशेष पर खड़ा करने के मूड में नहीं है अपनी चीजों को। नहीं, ये वो एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर बोल रहे हैं। ठीक है, मछली की आंख दिखाई दे गई। रामकृपाल जी, क्या ये माना जाए कि 11 महीने की सत्ता के दौर में कांग्रेस ने महसूस कर लिया है कि जनता उसे ताकत देगी, क्योंकि वहां पर भी वो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं? मैसेज ये भी है क्या? बिल्कुल प्रसून जी, देखिए सत्ता में होता है कि एक आदमी का पतन दूसरे का उत्थान होता है। दोनों पर्यायवाची होते हैं, दोनों एक साथ चलते हैं। जैसे जैसे स्काई लैब की तरह ग्राफ किसी भी सत्ता का जब गिरता है तो स्वाभाविक उसका फ़ायदा उसका जो बिल्कुल राइवल है, यानी यूपीए और एनडीए कह लीजिए, उसको मिलता ही है। दूसरी बात जो भी शशि जी कह रहे थे, देखिए एक फ़र्क आया है। पहले जो था बड़ा एब्स्ट्रैक्ट किस्म का भाषण हुआ करता था, बिखराव था। अब आप देखिए चंदा शब्द से निकल करके अब कर्ज पर आ गए। मैसेज बहुत क्लियर है। आज का भाषण क्लासेस के लिए नहीं था, ये संसद का भाषण नहीं था, सड़क के लिए था, उस ऑडियंस के लिए था जो मासेस है, क्लासेस नहीं है। और उनको पता है कि मासेस को ही एक तरह से आप एड्रेस करके मोदी जी जीते हैं और मासेस को ही एड्रेस करना है। तो मैं कहता हूं कि अब लड़ाई दोनों तरफ बड़ी आर पार की साफ है। और प्रसून जी, एक आखिरी बात कहूँगा, ये अब इतनी तलवारें खींच चुकी हैं, बीजेपी अगर ये विधेयक को एक्ट बना पाएगी तो सरवाइव करेगी,
क्योंकि भेड़िया इतनी जल्दी नहीं आने वाला है। और अगर कांग्रेस को, यूपीए को या पूरे बाकी सारे दल जो भी आप कह लीजिए, अगर इसको रोक पाते हैं तो ये सबसे बड़ी जीत कांग्रेस की, यूपीए की होगी। हम ये रामलीला मैदान चले, पार्लियामेंट से एक आपसे भी कमेंट यहाँ पर चाहेंगे आलोक जी। क्या ये मान लिया जाए कि पहली बार लगा ऐसा कि वाकई जनता के भीतर का आक्रोश है, या ऐसा लगा कि ये गांधी परिवार के भीतर का आक्रोश है? लगा क्या? नहीं, मुझे लगा पहली बार ऐसा है कि अपोजिशन के रोल में राहुल गांधी दिखाई दिए। देखिए, अभी तक वो सत्ता का, हो सकता है कि कुछ महीने तक उसका असर होता हो, पिछली बार पार्लियामेंट में, इससे पहले सत्र में तो थे ही। इस बार पहली बार ऐसा लगा है कि अब वो अपोजिशन के साथ की तरह लड़ना चाहते हैं। और आपने ध्यान दिया, उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ जहाँ जमीन लेंगे हम जाएंगे, कांग्रेस आपके लिए खड़ी होगी। मतलब एक संकेत ये शंख बजाया है कि राज्यों में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन कांग्रेस तैयारी करेगी। जहां भूमि अधिग्रहण के लिए जहां भाजपा शासित सरकारें हैं, वहां पर भी इस आंदोलन को बढ़ाएंगे। उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा ऐसे राज्य हैं जहां जो उसको मानते हैं। हो सकता है कांग्रेस की सरकारें भी मानती थी पहले तो भूमि अधिग्रहण जरूरी है, लेकिन इस समय यदि अपोजिशन का रोल राहुल तय हो गए हैं, तो मैं ये मानता हूं कि जो कांग्रेस जिस समय में भी सत्ता से बाहर रही है, जो तेवर कांग्रेस का था, यदि उस तेवर पर आ रहे हैं जिसकी अभी तक हम मानते थे कि आप तेवर का जिक्र बार बार कर रहे हैं। हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में क्या चल रहा है। सोशल मीडिया में बहस बीजेपी ने नई शुरू कर दी। उसका कहना है जिस वक्त भाषण दे रहे हैं इनको अपने बहनोई याद नहीं आ रहे हैं, दामाद याद नहीं आ रहे हैं, किसको जमीन। हम बता रहे हैं चौतरफा तरीके से कांग्रेस को सहेजना होगा। रामलीला मैदान में क्या माहौल, अंजना? बिल्कुल प्रसून, बताते हैं आपको, तस्वीरें भी दिखाते हैं, बहुत दिलचस्प है। अब कुल मिलाकर इतना ही समझ में आ रहा है कि ये किसान की जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये दरअसल राहुल की जमीन की लड़ाई है, राहुल की सियासी जमीन की लड़ाई। जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी बोलना शुरू किए थे, तब से ही मैंने साफ देखा था प्रसून, तमाम लोग निकल रहे थे, और खास तौर पर गुलाबी साफे वाले, क्योंकि उनका कहना था कि हम तो साहब, हम, बल्कि एक से मैंने बात भी की तो कहता है कि हम तो हुड्डा साहब को सुनने आए थे कि वो हमारे नेता है, अब हमें नहीं सुनना इनको, और वो निकल रहे थे। एक बार जरा पूरी तस्वीर पिनाकी जी से मैं कहूंगी आपको दिखा दे। यहाँ पर लगभग अब धूल यहाँ पर उड़ती हुई दिखाई दे रही है, और इस हिस्से से तो तमाम लोग निकल चुके हैं, और यही वो हिस्सा है जहाँ से पहले भी लोग निकल रहे थे प्रसून। तो कुल मिलाकर अब इससे जान फूकी जाएगी ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा, सिर्फ धूल उड़ती हुई दिख रही है। कई बार तो ऐसा लगा प्रसून सुनते हुए राहुल गांधी को कि या फिर सोनिया गांधी को, कि अभी तक उस मोड से निकल ही नहीं पाए हैं कि वो सत्ता में हैं। उसी तरह के नपे तुले शब्द विपक्ष होते हुए, इतना बड़ा मुद्दा हाथ में होते हुए, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल या जिस तरह से आप लोगों से कनेक्ट कर सकते थे, किसान की आवाज बन सकते थे, वो शायद दिखा ही नहीं दोनों की आवाज में। और राहुल गांधी बहुत ज्यादा कोशिश, आज हमने वो उनका हमेशा का चित परिचित अंदाज भी नहीं देखा जिसमें वो अपनी दोनों बाहें और कुर्ते की बाहें ऊपर करते हैं। कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया भी घुमा दिया, लेकिन तालियां नहीं बज रही थी उनकी बातों पर। भैया मैंने कहा था मैं आऊंगा, भैया मैं आ गया, भैया मैं एक बार फिर से आपके सामने हूँ, भैया वो ऐसे कहते थे करते, लेकिन भाई लोग जो यहाँ खड़े थे ताली नहीं बजा रहे थे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी की राजनीति कहाँ जाएगी, रामलीला मैदान अब और उस पर जो घटते लोगों की संख्या है यहाँ पर, वो गवाह है। अंजना, एक सवाल का और जवाब चाहेंगे, चूंकि एक स्टूडियो में भी राय बनी और जो हम लोग सुन पा रहे थे उसमें पहली बार एक ऐसा मैसेज आ रहा था कि अब कांग्रेस या राहुल गांधी ने नब्ज पकड़ लिए कि हमला कहां पर करना है। तो नरेंद्र मोदी पर बहुत सीधा हमला किया गया, उद्योगपतियों का नाम, नींव कमजोर करने के नाम पे सोनिया गांधी ने भी 11 महीने की सरकार को कमजोर बताया। लेकिन रामलीला मैदान में क्या जब ये बातें कही जा रही थी कोई करंट था या नहीं था? क्योंकि आवाज में करंट जरूर था। बिल्कुल नहीं था प्रसून, बिल्कुल प्रसून नहीं था, और इसीलिए क्योंकि हम लोग इसी हिस्से में बैठे हैं जहां पर जनता बिल्कुल पास में है, बिल्कुल तालियां नहीं बज रही थी। बल्कि मैं जब हुड्डा आए तब एक जोश दिखा, उसके बाद राहुल गांधी आए तो शुरुआती वक्त पर जरूर तालियां बजी, लेकिन उसके बाद से उनकी इन बातों पर कोई कनेक्ट, वो स्पार्क जिसको आप कह सकते हैं, वो स्पार्क यहाँ पर देखने को मिला ही नहीं। अब समझना ये होगा कि ऑडियंस क्या चाहती थी। जब मोदी का जिक्र आया खास तौर पर, तो हल्की फुल्की कुछ लोग, हालांकि पता नहीं इसको नेशनल टेलीविजन पर बताना भी चाहिए या नहीं, लेकिन प्रसून कई हिस्सों में जब आगे की कतारों में हम जा रहे थे तो शराब की बदबू आ रही थी। पता नहीं जिस तरह से इस पूरे आयोजन को किया गया है, सच सामने आना चाहिए, और इसीलिए बीते दिन से यहाँ पर कई लोग बैठे हुए थे और इस रैली का हिस्सा बनने के लिए आतुर थे, लेकिन कई लोग उसमें से बड़े बेकाबू थे, और ऐसा लग नहीं रहा था कि किसान के हित, किसान की बात, उसकी रैली के लिए आए हैं। यहाँ पर हो हल्लड़ भी, उनके बीच में जाना मुश्किल
मुश्किल हो रहा था। तो ये कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो कांग्रेस पार्टी के बारे में बहुत अच्छी बात नहीं बताती है। कुल मिलाकर हुड्डा, उनके समर्थकों का अलग होना, मोदी की बात पर वो स्पार्क लोगों में, किसानों में नहीं दिख पाना, अगर वाकई राहुल गांधी का वो करिश्मा एक बार फिर से जगाने की कोशिश है किसान की जमीन पर, तो कम से कम रामलीला मैदान तो ऐसी गवाही नहीं दे पाएगा जो मेरा आकलन है और कई पत्रकारों का यहाँ पर आकलन। ये एक मैसेज है, लेकिन हम इस बात को लेकर आना चाहते हैं कि क्या पार्लियामेंट के भीतर जिस वक्त आज प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे थे, उस समय क्या वहां पर सुनने वाले सांसदों के जहन में क्या चल रहा होगा, यहां पे बड़े किसान पहुंचे तो उनके जहन में क्या चल रहा होगा। इससे इतर दोनों लाइव टेलीकास्ट हुए हैं भाषण, और दोनों भाषण को पूरे देश ने सुना है। तो देश के भीतर किस तरीके के रिएक्शन हो सकते हैं या इसको सुनने के बाद क्या होंगे, हमारे साथ चूंकि पूरा पैनल बैठा हुआ है, हम पहले सिलसिलेवार तरीके से आपको बतलाते हैं। अंबानी अडानी के लिए हम जमीन नहीं लेंगे, और दूसरी तरफ क्या कहा, हिस्से को सुनते चले जाइए। शुरुआत करते हैं इसी बात को लेकर, जमीन किसके लिए। मैं आपको समझा देता हूं। मोदी जी ने बड़े बड़े उद्योगपतियों से हजारों करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। उनकी मार्केटिंग होती है, गुजरात मॉडल का कैंपेन होता है, टीवी पे इश्तिहार होते हैं। उन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों से कर्ज लिया है, और उस कर्ज को वो कैसे निभाएंगे, आपकी जमीन उन उद्योगपतियों को देकर निभाएंगे। इसलिए वो जमीन के बिल को कमजोर करना चाहते हैं, और इसीलिए वो किसान को कमजोर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसान को सही दाम ना मिले, किसान को पानी ना मिले, किसान को फर्टिलाइजर ना मिले, किसान अपने बल पे ना खड़ा हो, कमजोर हो जाए, गिर जाए, और फिर हम उसकी जमीन छीनकर अपने उद्योगपति दोस्तों को दे दें। यह सोच है। गुजरात मॉडल में मोदी जी ने दिखाया, उद्योगपतियों को दिखाया कि गुजरात के किसान से मैं आसानी से जमीन छीन सकता हूं, और उन्होंने उद्योगपतियों को बताया कि अगर आपने मुझे प्रधानमंत्री बनाया तो जो मैंने गुजरात में किया है वो मैं पूरे हिंदुस्तान में करके दिखाऊंगा। और वो काम करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान की जो नींव है उसको कमजोर करने जा रहे हैं। देखो, घर बनता है, ये इमारत बनी है, पूरी की पूरी नींव पे खड़ी होती है, फिर दीवारें बनती हैं, फिर फ्लोर बनता है। मोदी जी का मॉडल है, नींव को कमजोर करो, इमारत पे सीढ़ी लगाओ, सीढ़ी पे चढ़ो और उसकी पुताई करो, पुताई करो, इमारत को चमकाओ और पूरी दुनिया को बताओ कि देखो भैया मैंने इमारत चमका दी, और अंदर से इमारत खोखली हो जाती है। ये इनका काम है, और ये आपके साथ करना चाहते हैं, किसानों के साथ करना चाहते हैं, और मजदूरों के साथ करना चाहते हैं। कि मैं, हमारा सपना है कि देश की आजादी के 75 साल हो, हर किसी का अपना रहने के लिए घर। ये किसके लिए है? हर किसी को रहने के लिए अपना घर, वो किसके लिए है? कौन लोग हैं जिसके पास घर नहीं है? ये अमीर है क्या? ये किसी टीवी चैनल के मालिक का घर नहीं है उसको देने के लिए कर रहे हैं क्या? किसी अखबार के मालिक को घर नहीं, उसका घर बनाने के लिए कर रहे हैं क्या? ये मुकेश अंबानी के लिए घर बनाने के लिए कह रहे हैं क्या? इस देश में कौन है जिसके पास घर नहीं है? और परिवार बिना छत के हैं, उसके लिए अगर मैं ये कहूं कि पुरानी सरकारें जिम्मेवार है, तो मैं गुनहगार हूं क्या? कहीं हकीकत नहीं है कि देश आजाद होने के बाद जितने लोगों के पास घर था, आज 60 साल के बाद बिना घर के लोगों की संख्या बढ़ गई है। रामकृपाल जी, दोनों बातें आप सुन रही हैं। सवाल ये नहीं था कि रामलीला मैदान के भीतर कितना करंट होगा, सवाल ये भी नहीं है कि जब ये कह रहे थे उस समय बीजेपी सांसदों में कितना करंट होगा। सवाल यह है, ये दो मैसेजेस हैं, अलग अलग तरीके से व्याख्या है एक बिल को लेकर।
प्रसून जी, मैं कह रहा हूँ, एक आदमी है जो पछुआ हवा चल रही है, वो पश्चिम की तरफ जा रहा है, उसकी चाल रफ्तार धीमी होगी ही, भले वो ज़्यादा ताकत लगा रहा हो। और एक आदमी साइकिल चला रहा है जो पूरब की तरफ जा रहा है, उसकी रफ्तार तेज होगी। इन दोनों में कौन पछुआ आज गया मैं है? इसलिए कह रहा हूँ कि हाँ, फायदा राहुल यूपीए को है, क्योंकि देश का मूड बना हुआ है, हवा इसके पक्ष में है। तो अभी आज जो कुछ हो रहा है, ये क्लास का पहला टेस्ट है। ये मैसेज बहुत क्लियर कैटेगोरिकल है। जो दो बातें मैंने कही थी, अगर आप ध्यान से भाषण को सुना होगा, उसमें कह रहे हैं कि जिस तरह से गुजरात का भी उदाहरण दिया उसने, कि मैंने गुजरात में ज़मीन लेकर के दिखाया है, मुझे पैसे दीजिए, वापस करूंगा, इस तरह इतना स्पेसिफिक राहुल के पुराने भाषण को देख लीजिए, कहीं भी नहीं रहा। जो मैंने कहा, बात छोटी सी है, लेकिन चंदा से नहीं अब कर्ज तक पहुंच गए हैं, ये डायरेक्ट आरोप है। चंदा तो कोई किसी को नहीं, ये ठीक कह रहे हैं शशिशेखर जी। क्या ये मान लिया जाए कि ये 11 महीने की सरकार के रिफ्लेक्शंस हैं, जिसको कह रहे हैं कि हवा बह रही है उस दिशा में कांग्रेस चल पड़ी? अब ये बहुत जल्दी होगा कहना, क्योंकि एक तो चुनाव अभी बहुत दूर हैं और दूसरे बहुत से रिजल्ट आने बाकी होते हैं सरकारों के। तो मैं अभी एकदम से ये नहीं मान लूँगा कि बहुत कुछ घट गया है, बहुत कुछ उखड़ गया है, लेकिन दो बातें बहुत साफ हैं। नहीं, आज मैं सिर्फ इस मुद्दे पे यूपी बिल पर मैं इस मुद्दे पर, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि अभी भी बीजेपी अपनी पक्ष रख सकती है, बहुत सी चीजें हैं। मैं अभी, क्योंकि मैं भविष्यवाणी का काम नहीं करूंगा, पॉलिटिकल भविष्यवाणी का, मैं आज की स्थिति पर ही बात कर रहा हूं। राहुल गांधी अच्छा बोले, राहुल गांधी आक्रामक थे, मोदी भी लेकिन दूसरी तरफ से आक्रामक थे। उन्होंने आज जो बातें कही, सत्ता में रहकर कुछ चीजों को कवर अप किया जाता है और कुछ चीज़ों को स्ट्रांगली बोला जाता है। मोदी के साथ सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो भी अपनी बात कहना जानते हैं। उन्होंने आज बहुत स्ट्रांग शब्दों में कुछ बातें कही हैं, पर आने वाले दिनों की, मैंने आपसे पहले कहा था, कमाने खिंच गई हैं, तीर अभी निकलेंगे बहुत सारे, तरकश दोनों ने भर लिए। फिर इस बात को नए तरीके से रखते हैं। थानवी साहब, नियामगिरी गए, भट्टा परसौल गए, बुंदेलखंड गए, विदर्भ गए, सरकार आपकी थी, आप कह रहे थे, आज नरेंद्र मोदी कह रहे हैं आज सरकार उनकी है। उस वक्त राहुल गांधी विरोध कर रहे थे, आज ये भी तेवर दिखा रहे हैं। अंतर क्या है? ये देखिए, जो बार बार हम उनके भाषण की बात कर रहे हैं, भाषण की डिलीवरी अच्छी थी, इसमें कोई शक नहीं है, पर भाषण तो कोई लिख करके देता है। तो इनके लिए बहुत बड़ी टीम होती है, प्रधानमंत्री के साथ भी टीम होती है, दोनों ने तैयारी की। लेकिन प्रधानमंत्री का भाषण ये तो हम जानते हैं कि अच्छा बोलते हैं और बहुत सहज ढंग से बात करते हैं, पर राहुल गांधी ने जितनी बातें की, लोग बाद में इसका जब विश्लेषण करेंगे तो पता चलेगा। जैसे मैंने शुरू में कहा कि कांग्रेस के वक्त में किसानों का कितना बुरा हुआ, ये तो बहुत पुरानी बात नहीं है। और अभी जो बात चल रही थी कि देखिए, उन्होंने अंबानी का हवाला दे दिया, अडानी का नाम नहीं लिया, अंबानी का लिया। पर राहुल गांधी के बारे में अगर सवाल पूछा जाए कि वो अंबानी को ज़मीन देंगे, अडानी को लेंगे, लेकिन आपने तो लोगों की ज़मीन लेकर के रॉबर्ट वाड्रा को दे दी, तो उसका जवाब आपके पास क्या होगा? उसके बारे में जबान खोलते नहीं ना। तो फायदा जो है वो व्यापारियों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आपने भी काम किया है, दोनों ने किया है, लोग इस चीज़ को जानते हैं। पर आज बात इतनी है कि कांग्रेस में एक जो जोश है, मेरा मानना ये है कि इसको थोड़ा बहुत उन्होंने पैदा करने की चेष्टा की है। ये असल में सभा जो थी, ये राहुल को छुट्टियों के बाद वापस लॉन्च या कहीं रिलॉन्च करने की कोशिश थी। और ये किसान वाला सिलसिला, ये तो इनके हम इस पे लौटते हैं, हम इस पे लौटते हैं, हम ब्रेक के बाद लौटते हैं। आलोक जी, हम आपसे जरूर पूछेंगे इस सवाल को, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है। जो सत्ता में होता है उसकी आवाज में कितना भी तीखापन, कितने भी तेवर रहे, वो जनता को अच्छे नहीं लगते हैं। और जो विरोध में होता है, जब वो कहता है तो जनता को लगता है हमारी बात कही जा रही है। क्या यही मैसेज है इन दोनों भाषणों का? ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं। राहुल गांधी ने सरकार पर लैंड बिल को लेकर हमला बोला है। हमारे साथ हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह। चौधरी साहब, जिस तरह राहुल गांधी ने कहा है रैली में कि ये बिल पूरी तरह किसान विरोधी है, उनका बिल सशक्त था और ये मोदी सिर्फ गुजरात मॉडल को पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। इसमें मैंने बता दिया कि वो उनकी भाषा क्या है, वो अपना राजनीतिक दृष्टिकोण रखते होंगे, लेकिन जहां तक बिल की बात है जो हम लेके आए हैं, वो सब का सब किसान के हित में है। और उससे कोई एक प्रोविजन भी जो हमने अमेंड किया है उसमें ये कोई साबित कर दे कि किसान का कहीं अहित हुआ है, तो मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं। और आप देखेंगे कि जो 9 संशोधन हमने आखिरी दिन भी किए हैं लोकसभा में, वो भी सभी लोगों से सलाह करके, किसान संगठनों से सलाह करके, और विपक्ष के लोगों ने भी जो डिबेट में
सवाल उठाए थे, मुद्दे उठाए थे, उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वो हम संशोधन लेके आए और इस बिल के माध्यम से आज के दिन कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें कोई ये कहे कि कोई भी एक भी क्लॉज उसका किसान विरोधी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि फिर ऐसा क्यों था कि उनके बिल को तब बीजेपी ने सपोर्ट किया और उस वक्त आप कांग्रेस में थे? मैं बता रहा हूँ कि देश का संविधान बना सर्वसम्मति से नहीं बना था। संविधान कोई उसमें 100 संशोधन क्यों हुए पिछले 62 साल में? कुछ ना कुछ कमी नजर आई होगी या कुछ ना कुछ आगे जो समय है, समय सब कुछ बदलता है। और मैंने जैसे अभी कहा कि इस एक्ट में जो जिसको कहते हैं कि इसको बिल्कुल मत छेड़ो, उसमें भी 54 तो मिस्टेक थी उनकी, क्योंकि जल्दबाजी में बनाया था, राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए बनाया था। अंतिम सवाल है चौधरी साहब की, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी इतने समय के बाद आज जनता के बीच में आए हैं तो क्या अपने आप को रीलॉन्च करने के लिए वो ये आरोप लगा रहे हैं? रीलॉन्च तो वो अपने आप को करें, उनकी पार्टी उनको रीलॉन्च करे, लेकिन मैं भी ये मानता हूं आज के दिन कि किसान के कंधे पे चढ़ के रिलॉन्च ना कर। शुक्रिया। तो यह है चौधरी वीरेंद्र सिंह जिनका सीधे तौर पर कहना है कि ये बिल पूरी तरह से किसानों के पक्ष में है और अगर राहुल गांधी खुद को रिलॉन्च करना चाहते हैं तो वो किसानों के कंधे पर रखकर ना करें। कैमरा पर्सन अश्वनी हेलन के साथ रीमा पराशर, दिल्ली आज तक। चौधरी वीरेंद्र सिंह उस वक्त कांग्रेस में थे, आज वो बीजेपी में मंत्री हैं। ये एक बड़ा अंतर आया है और बड़ी महीन राजनीति की बताते हुए उन्होंने कि संविधान तो सबने मिलकर तैयार किया था, 100 संशोधन हो गए ना। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।